देखिए, हम लोग आज बात करने वाले चुराई हुई संपत्ति। और ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इस पर खूब समस्याएं बनती हैं, और इस पर जब समस्या बनती है तो आपको समझ में नहीं आता कि इनफैक्ट जो व्यक्ति है ये किस अपराध का दोषी हो रहा है। ठीक है, इसी पर बनी हुई समस्या होती है जो आप लोगों से डिस्कस हुई थी कि सीता और गीता ने जौहरी की दुकान से बिल्कुल एक जैसे हार खरीदे और सीता ने गीता का हार चोरी कर लिया और अपने ठीक है सेफ में रख लिया, और गीता सीता का हार चुराने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सेफ में गई और उसने अपना ही हार उठा लिया। ठीक है, ये किस अपराध की दोषी है? तुम किसी भी अपराध की दोषी नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन कहेगा कि चुराई हुई संपत्ति जैसे ही स्वामी के हाथ में पहुंची वैसे ही वो निर्दोष संपत्ति हो गई, उसका जो दोष था वो समाप्त हो गया। छल अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और चोरी, उद्दापन, लूट, डकैती हम लोगों ने देखा है, तो इनके बीच जो मूलभूत अंतर दिखाई देगा, छल, चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति का आपराधिक न्यासंग और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोजन, ये अपराध, इनके बीच जो अंतर है वो मूल अंतर इस बात में है कि चोरी, लूट, डकैती, उद्दापन, संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग और दुर्विनियोजन, ये कब्जे के अपराध हैं। यहां संपत्ति, ठीक है, वस्तु में निहित संपत्ति, ठीक है, क्योंकि संपत्ति किसमें? वस्तु में निहित होती है। ठीक है, वस्तु संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, हमने आपसे कई बार कहा कि धन में संपत्ति निहित है। ठीक है, रुपए में संपत्ति निहित है, रुपया संपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर रुपया संपत्ति हो तो जब आप बैंक में रुपया जमा करते हो, ठीक है, और कुछ समय बाद बैंक से रुपया विड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो जो रुपया आपने जमा किया था वो नहीं मिलता। ठीक है, उसी नंबर का रुपया, वही रुपया आपको वापस किया जाए ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आप ये कहते हो आपका रुपया वापस हो गया, क्योंकि उसी मूल्य का रुपया, ठीक है, उसी मूल्य का रुपया आपको वापस किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति वस्तु नहीं है, संपत्ति वस्तु में निहित है। ठीक है ना, संपत्ति तो वस्तु में निहित होती है। तो जो चोरी, लूट, उद्दापन, डकैती, न्यासभंग और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग है, इसमें वस्तु का कब्जा ये अभियुक्त या अपराधी के पास जाता है। संपत्ति स्वामी में बनी रहती है, संपत्ति नहीं बदलती, संपत्ति स्वयं स्वामी में रहेगी। और इसीलिए, ठीक है, जैसे ही वो संपत्ति पहुंची स्वामी के पास, वो निर्दोष हो गई। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का सिर्फ कब्जा ये ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, क्या कहा उसने चोरी में कि जो कोई बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से, ठीक है, ले लेने के आशय से कब्जा, ठीक है, यह हटाता है, वो चोरी करता है। तो चोरी, लूट, उद्दापन, ये सारी चीजें कब्जे के विरुद्ध अपराध है। संपत्ति हमेशा किसमें रहेगी? स्वामी में। छल हम लोग देखेंगे, वहां संपत्ति ही चली जाएगी किसके पास? उसके पास जो छल करेगा। इसीलिए
आप चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन अभी देखेंगे। इस चुराई हुई संपत्ति में उस संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है जो छल से प्राप्त की जाती है, ठीक है, इसीलिए शामिल नहीं है, ठीक है। कहां डकैती तो अलग से कोई ऑफेंस ही नहीं होता, ठीक है। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है। अच्छा, इसमें अब ले आए, पहले क्या, पहले की स्थिति क्या है, पहले भी, एक मिनट, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह संपत्ति जिसका दुर्विनियोग किया गया है, जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। पहले इसमें छल नहीं था, ठीक है ना। तो हमें तो पहले की चीजें याद हैं, ठीक है ना भाई, हमें इस समय की चीजें तो याद नहीं, ये तो अभी अभी चेंज हुआ, लेकिन इसीलिए इसमें पहले शामिल नहीं किया था छल को, क्योंकि छल में संपत्ति ही चली जाती है किसके पास। जब हम लोग छल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देखेंगे आगे, आप देख लें छल की डेफिनेशन एक बार। जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, ठीक है, या वह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे, ठीक है। तो संपत्ति रख रखे, प्रवंचित करके व्यक्ति की सम्मति प्राप्त कर ली गई, ठीक है ना। जो एक्चुअल ओनर है संपत्ति का, उसको प्रवंचित किया गया है। प्रवंचित करने का मतलब क्या हुआ, उसे मिथ्या विश्वास दिलाया गया है किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व में होने का, इनफैक्ट वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो प्रवंचित करके उसकी सम्मति प्राप्त कर ली गई, उसकी सम्मति से किसी ने कोई वस्तु जिसे संपत्ति माना जा रहा है वो प्राप्त की है, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता स्वयं संपत्ति का धारक हो गया, और यहां जिसकी संपत्ति है उसकी सम्मति नहीं है, वहां सम्मति हासिल की गई है। छल में जो मुख्य अंतर आ रहा है वो ये आ रहा कि वहां सम्मति दी गई है। हाँ, ये ठीक है कि सम्मति किसके, प्रवंचना के द्वारा प्राप्त की गई, लेकिन चोरी लूट डकैती, जहां तक इसका सवाल है, यहां सम्मति तो है ही नहीं, ठीक है। आपराधिक न्यास भंग में भी वस्तु नष्ट की गई थी, और जिस समय नष्ट की गई थी उस समय भी जिसने नष्ट की थी उसने न्यासी को क्लियर बताया था कि यू आर नॉट एलिजिबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये सुरक्षित है या तो मेरे लिए, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या मेरे और किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इसे आप, ठीक है, उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने उस संपत्ति का या तो दुर्विनियोजन किया था या संपरिवर्तन किया था, या वो न्यास जिस ढंग से निर्वहन होना था, ठीक है, उस ट्रस्ट को जिस ढंग से डिस्चार्ज किया जाना था, उसके संबंध में विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा की थी, या वो न्यास जिस अभिव्यक्ति या विविक्षित संविदा से निर्मित हुआ था उस संविदा का ही भंग किया था, ठीक है। तो सम्मति
ये रही है। न्यास करने वाले की ये तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, संपत्ति उसने अपने पास ही रखी थी। ठीक है, संपत्ति का मतलब है सांपत्तिक लाभ। ठीक है, संपत्ति इसका मतलब क्या है? संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ, उन्हीं को तो संपत्ति कहते हैं। ठीक है, संपत्ति किसी वस्तु में थोड़ी है। संपत्ति तो जो लाभ उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कहते हैं। नहीं तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में धारा 5 में जो डेफिनेशन दी, ठीक है, कि संपत्ति का अंतरण किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति, ठीक है, क्या करता है कि संपत्ति में जो हित उसे प्राप्त हैं उनमें से किसी एक हित का या सारे हितों का ट्रांसफर करता है, तो उसे हम संपत्ति का अंतरण कहते हैं। संपत्ति तो अपनी ही जगह रहती है, संपत्ति कहीं चली थोड़ी जाती है, तो संपत्ति तो अपनी जगह रहनी है। संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग भी जब हुआ, तो जिसने न्यास निर्मित किया था उसने संपत्ति नहीं दी थी। ठीक है, संपत्ति नहीं दी थी, मीनिंग देयर बाय संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों को लेने का हक उस व्यक्ति को नहीं दिया था। जिस व्यक्ति के पास उसने संपत्ति नष्ट की थी, तो संपत्ति किसमें रही? संपत्ति तो स्वामी में ही बनी रही है। ठीक है ना? कब्जा ये अन्य व्यक्ति के पास पहुंचा है, सिर्फ कब्जा, संपत्ति नहीं पहुंची है। ठीक है, चोरी में भी सिर्फ कब्जा पहुंचा है, संपत्ति नहीं पहुंची है। ठीक है, लूट में भी सिर्फ कब्जा पहुंचा है, उद्यापन, ठीक है, या डकैती, सारी या संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, वहां भी आपको कब्जा मिल गया है। ठीक है, कब्जा प्राप्त होने का ढंग ये निर्दोष है। ठीक है, ये सही है, लेकिन संपत्ति आपको नहीं मिली, क्योंकि अगर संपत्ति मिली होती तो आपने जब उसका उपयोग अर्थात विनियोग, ठीक है, अपने हक में किया, तो उस विनियोग को दुर्विनियोग ये न कहा जाता। ठीक है, वो तो दुर्विनियोग कहीं इसी ले रहे हैं कि संपत्ति आपके पास नहीं है। ठीक है, तो जो मूल अंतर आप देखेंगे छल में और इन अपराधों में, उस मूल अंतर को इसी ढंग से रेखांकित किया जा सकता है कि वहां कब्जा अंतरित होता है। ठीक है, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पोजेशन, हमने आपसे चर्चा की थी बिल्कुल शुरुआत में। हमने कहा था चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, दुर्विनियोग, इनमें बहुत भ्रमित होने की जरूरत नहीं, ये सारे ऑफेंस कब्जे के विरुद्ध हैं। इसलिए आप ये देखें कि आखिर कब्जा किस ढंग से ट्रांसफर हो रहा है, और कब्जे के ट्रांसफर का जो ढंग हो उसके मुताबिक व्यक्ति के कृत्य को चोरी, लूट, डकैती आदि में कैटेगराइज कर। ठीक है ना? आपने देखा था कि चोरी में उसकी सम्मति नहीं है कब्जेदार की, और ले लेने के आशय से, ये ले लेना थोड़े समय के लिए है, ये परमानेंट है, इसका महत्व नहीं है। लेकिन जितने समय के लिए भी ले लेने का आशय है, उतने समय में संपूर्ण रूप से ले लेने का आशय। ठीक है, आपसे चर्चा हुई थी कि हमारी किताब आपने 4 घंटे के लिए ले लेने के आशय से, मेरी अनुमति के बिना, ठीक है, और आपको यह विवेचित तौर पर विश्वास भी नहीं है कि मेरी अनुमति आपको मिल ही जाएगी, आपने सिर्फ 4 घंटे के लिए मेरी पुस्तक चुराई, तो भी आप चोरी के दोषी, क्योंकि इन 4 घंटों में स्थायी ले लेने का आशय विद्यमान था। इस पर बात हुई थी हम लोगों की जब हम लोग चोरी पर बात कर रहे थे। तो सवाल यह है
कि जब किसी के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना आप वस्तु ले रहे हैं, वस्तु यानी संपत्ति, और संपत्ति यानी जंगम, क्योंकि चोरी जंगम संपत्ति की ही होगी। ठीक है, तो चोरी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था, बट दैट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेशन। ठीक है, संपत्ति नहीं मिल रही है, संपत्ति तो स्वामी में ही निहित है, और अगर ना हो तो स्वामी को उस संपत्ति को वापस प्राप्त करने का हक ही ना हो। ठीक है ना, स्वामी उस संपत्ति को वापस प्राप्त करता है, निर्दोष हो जाती है वो। ठीक है, क्योंकि संपत्ति तो ऑलरेडी उसी में निहित थी, उसने ली और निर्दोष हो गए। किसी कुछ और औपचारिकता की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं शून्य संविदा, शून्य करनी संविदा, तो शून्य करनी संविदा है तो उसे न्यायालय से शून्य घोषित करा लेना ये आपके लिए फायदेमंद है, ये ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ा ही है। ठीक है, आपने उस संविदा को जो शून्य करनी आपके विकल्प पर थी उसे शून्य कर दिया, तो हम डिक्लेरेशन प्राप्त करते घूमे न्यायालय से, ये आवश्यक थोड़ी है। हां, ये मेरे लिए फायदेमंद है कि हम डिक्लेरेशन प्राप्त कर लें। हिंदू विवाह शून्य था, तो वो तो शून्य है ही, उसे शून्य डिक्लेयर कराना ये आवश्यक थोड़ी है। हां, आप डिक्लेयर करा लो, ये आपके लिए फायदेमंद जरूर है। ठीक है, तो ऐसे ही चुराई गई संपत्ति का स्वामी तो अभी भी उसका स्वामी है ही, संपत्ति थोड़ी निकल गई उसके पास से, ना संपत्ति उसने दी। आपने तो संपत्ति के संबंध में उसकी सम्मति ली ही नहीं, उसकी गैर जानकारी में आपने ले लेने के आशय से संपत्ति ले ली। तो चोरी कब्जे के विरुद्ध, ठीक है, आपका उद्यापन, क्षति की धमकी दे रहे हैं आप। ठीक है, धमकी की वजह से कब्जा वो अंतरित कर रहा है, ठीक है, आपको परिदत्त कर रहा है, लेकिन धमकी की वजह से उसने संपत्ति परिदत्त की, इनफैक्ट संपत्ति आपको दी नहीं। ठीक है, क्योंकि देना एक पॉजिटिव घटना है, देने का मतलब देना होता है, देने का मतलब जबरदस्ती देना नहीं होता, देने का मतलब बिनमन देना नहीं होता। ठीक है, यहां आपने प्राप्त की है, यह शब्द कहना ज्यादा उचित होगा बनिस्बत इसके कि उसने दी। ठीक है, लेकिन भाषाई मजबूरियां होती हैं, इसके उद्यापन में वो कहता है परिदत्त कर देता है। ठीक है, तो परिदत्त उसने की, ये सिर्फ भाषाई विवशता है, अन्यथा वहां शब्दों से जो परिस्थिति अभिव्यक्त की गई है उसमें यही कहा जाना चाहिए कि इसने छीन ली है, ज्यादा उचित यह होगा। तो उसने दी नहीं, और जब दी नहीं संपत्ति तो गई कैसे? ठीक है ना, सिर्फ कब्जा, सिर्फ कब्जा और लूट, ये तो अपने में कोई मूल अपराध ही नहीं है। ठीक है, लूट तो या तो प्रत्येक लूट में चोरी है या प्रत्येक लूट में उद्यापन है। ठीक है, तो लूट अगर हो रही है तो भी संपत्ति का कब्जा यह सिर्फ जा रहा है, संपत्ति नहीं जा रही है। ठीक है, और यही स्थिति डकैती में है, क्योंकि डकैती तो लूट का गंभीरतम स्वरूप है, इसके अलावा मूल अपराध डकैती हो ऐसी स्थिति नहीं है। और न्यासभंग दुर्विनियोग की हम लोग बात कर ही चुके हैं। की स्थिति देखें तो तथ्यों का भ्रम भले ही हो, भले ही तथ्यों के भ्रम के अधीन
ठीक है, संपत्ति के स्वामी ने संपत्ति परिदत्त की हो, लेकिन परिदत्त की है, उसने स्वेच्छा से संपत्ति परिदत्त कर दी। छल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, और दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पोजेशन, ये पोजेशन के विरुद्ध अपराध है। तो आपको क्लियर कट चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, कहां पर पोजेशन के खिलाफ ऑफेंस निर्मित हो रहा और कहां संपत्ति के विरुद्ध। ठीक है, रजिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, वो भी संपत्ति का अपराध है, वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है ना, छल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, और दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पोजेशन। दीज आर, ये मोटा कैटेगराइजेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। और चूंकि संपत्ति जाती ही नहीं थी, ठीक है, इन अपराधों में शायद इसीलिए पहले चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन में छल से प्राप्त की गई संपत्ति नहीं आती थी। ठीक है, और शायद इस बार जो प्रारूपण करने वाले लोग, उन्होंने ठीक से सोचा नहीं। ठीक है, इसलिए उन्होंने चुराई गई संपत्ति की परिभाषा में छल को शामिल कर दिया। अदरवाइज पिछली डेफिनेशन ज्यादा करेक्ट है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, ये इन्होंने शामिल कर दी, इसे गलती तो नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते कि विधायिका का अपना सोवरेन राइट है। ठीक है ना, विधायिका संप्रभु है, कम से कम विधायन के क्षेत्र में। तो वो जो विधायन करेगी, जो विधि निर्मित करेगी, उसे ठीक है, ठीक और जस्ट ये माना ही जाएगा। विधायिका विधायन के क्षेत्र में संप्रभु है, उसे स्वयं उच्चतम न्यायालय ये कोई अथॉरिटी ये नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कोई ना बता सके कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी कोई तो मर्यादा है जिसका आपको पालन करना चाहिए। जो नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि ठीक है, आप राजा हैं तो आप कानून बना सकते हैं, लेकिन कोई तो उच्चतम विधि है, ठीक है, जो परिलक्षित होनी चाहिए आपके द्वारा निर्मित विधि में। और अगर आपकी जो विधि है, मीनिंग देयर बाय आपके द्वारा जो निर्मित विधि है उसमें उच्चतम विधि के दर्शन नहीं हो रहे, या वो उस उच्चतम विधि के आदर्शों के अनुकूल नहीं है, तो आपकी विधि को उचित नहीं कह सकते। ठीक है, और वो उच्चतम विधि सबके मुताबिक अलग अलग है। ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन के मुताबिक वो ईश्वरीय विधि है। ठीक है, और थॉमस एक्विनास के मुताबिक वो विधि है जो धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हो गई। ठीक है, कांट के मुताबिक वो आंतरिक जगत में पाई जा रही है। ठीक है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है उस उच्चतम विधि की, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, तो विधायिका संप्रभु भले ही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट का उसे ख्याल जरूर रखना चाहिए। और कॉन्सेप्ट यह है कि छल से जो संपत्ति प्राप्त की जाती है वो वाकई संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, छल जब है तो तथ्यों का भ्रम पैदा किया जा रहा है। ठीक है, और तथ्यों का भ्रम इसलिए पैदा किया जा रहा है कि संपत्ति दे दे, लेकिन संपत्ति दी जा रही है। तो संपत्ति का दिया जाना निर्दोष तो नहीं है, ये तो सही है। निर्दोष होता तो हम ये कह देते दी गई, लेकिन चूंकि निर्दोष नहीं है इसलिए हम ये कह रहे हैं कि संपत्ति छल से ले ली गई। ठीक है ना, ये शब्दावली इसीलिए प्रयोग हो रही है क्योंकि संपत्ति का दिया जाना निर्दोष नहीं था। निर्दोष होता तो फिर शब्दावली दूसरे ढंग की होती। ठीक है, तो चुराई गई संपत्ति ये जब स्वामी के हाथों में पहुंचेगी तो ये निर्दोष हो जाएगी, और स्वामी के हाथों में कैसे पहुंच गई इसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, स्वामी अपनी मर्जी से संपत्ति फिर चोर को दे दे, ठीक है, तो भी चोर इस धारा के अंतर्गत
चुराई गई संपत्ति रखने का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि अब स्वामी ने दी है, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता। आप तो प्रॉब्लम बना के पूछ लेते हैं कि ये चोर ने स्वामी की संपत्ति, यानी स्वामी की संपत्ति मीनिंग देयर भाई, ठीक है, एक संपत्ति है उसे चुरा लिया, ठीक है, और चोर पकड़ गया, ठीक है, पकड़ जाने के बाद स्वामी ने वो संपत्ति स्वयं चोर को दे दी, ठीक है, पुलिस के कहने पर, और पुलिस ने कहा तुम आदतन जहां बेचते हो, ठीक है, वहीं बेचो चल के, क्योंकि हमें उसे भी पकड़ना है जो आदतन चोरी की संपत्तियां खरीदता है, उसे पकड़ना है, तुम वहीं बेचो चल के। और चोर ने यह संपत्ति जो उसे स्वामी से मिली है जाकर के उस व्यक्ति को यह संपत्ति बेच दी। अब यह व्यक्ति पुलिस के द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय से निर्दोष छूटेगा, क्योंकि इसने चुराई गई संपत्ति नहीं खरीदी है, भले ही क्योंकि चोर बेचने आया है और पूर्व में चोरी की संपत्तियां खरीदता रहा है, तो ये मानकर ही खरीद रहा है कि हम चोरी की संपत्ति खरीद रहे हैं, भले ही इस खरीदार की मान्यता यही हो कि हम चोरी की संपत्ति खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी वस्तुतः डिफेक्टो वो चोरी की संपत्ति नहीं खरीद रहा है। और कानून वस्तुतः जो है उस पर ध्यान देता है, कानून जो प्रदर्शित किया गया है उस पर ध्यान कभी नहीं देता, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सेक्शन है ये सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर जब प्रॉब्लम बनती है, और अक्सर इसी पर बनती है, अमेरिका का नागरिक है, चोरी उसने अमेरिका में की, ठीक है, लेकिन चोरी में प्राप्त संपत्ति लेकर वो भारत में आ गया, ठीक है, और उसके पास चोरी की संपत्ति भारत में मौजूद है, और वो बेईमानी से उसे रोके हुए है, ठीक है, अपने पास रखे हुए हैं। तो बेईमानी से जब वो अपने पास रखे हुए तो हिंदुस्तान में भले ही वो चोरी के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता जो उसने अमेरिका में की थी, क्योंकि ही वॉज ए अमेरिकन सिटीजन, वो अमेरिका का नागरिक है, और उसने जिस स्थान पर चोरी की वो भी विदेश है। तो भारतीय न्याय संहिता इसका प्रवर्तन न तो इस व्यक्ति पर हो रहा, ठीक है, और न उस स्थान पर हो रहा। दैट इज वाई ये चोरी के लिए हिंदुस्तान में अभियोजित नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या रखे रहना बेईमानी से प्राप्त करना या बेईमानी से रखे रहना, ये हिंदुस्तान में डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। और पूर्व की आईपीसी की सेक्शन हमें याद हैं, इसके याद नहीं है। तो पूर्व की आईपीसी के सेक्शन 2 के मुताबिक, ठीक है, 2 सपठित 4, बल्कि 4 कहें तो ज्यादा ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन जो ये कहता है कि भारत की धरती पर, ठीक है, अगर कोई विदेशी इस संहिता में वर्णित कोई अपराध करेगा तो वो इसी संहिता के मुताबिक अभियोजित और दंडित किया जाएगा, ठीक है। और पूर्व की सीआरपीसी की धारा 189 और वर्तमान में बीएनएसएस की 208, ठीक है, इसके मुताबिक ये अमेरिकन नागरिक जहां पा लिया जाएगा हिंदुस्तान में, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में, उस मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण धारा 317 सबसेक्शन 2, ठीक है, या पूर्व की धारा 411 इसके लिए इस प्रकार किया जाएगा मानो ये भारत में ही, ठीक है, चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने या रखे रहने का दोषी है, और भारत में तो पाया ही गया है। मीनिंग देयर बाय विदेशी अगर चोरी विदेश में करता है
और चुराई गई संपत्ति बेईमानी से हिंदुस्तान में रखे रहता है, तो भी चूंकि इस धारा द्वारा डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट किए गए इस प्रकार के कृत्य के संबंध में, तो इस प्रकार के कृत्य के संबंध में जो भी ऑफेंस बन रहा हो, ठीक है, उसका दोषी व्यक्ति हो सके। एक चीज और समझ लें, हम लोग बेयर टेस्ट पढ़ें इससे पहले एक चीज और समझ लें। चोर ने चोरी की और चुराई गई संपत्ति उसने प्राप्त की, यह प्राप्त करना नहीं है, यह चुराने का ही हिस्सा है, इसलिए यह प्राप्त करना नहीं है। ठीक है, देखिए हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि चोर चुराई गई संपत्ति रखने के अपराध में दोषित नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सदा और सर्वदा ऐसी स्थिति हो कि चोर चुराई गई संपत्ति को रखने के लिए दोषी हो जाए, यह नहीं होगा। सदा और सर्वदा ऐसा हो जाए, यह नहीं होगा। यह सेक्शन इसलिए इनेक्ट हुआ है कि उन व्यक्तियों से निपटा जा सके जो चोरी की संपत्ति खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब सेक्शन 34 या वर्तमान में बीएनएस की धारा 3(5) इसकी सहायता से भी नहीं निपट सकते। ठीक है, और ये लोग ऐसे लोग हैं कि अगर ये समाज में ना हो तो चोरी ही नहीं होगी। ठीक है, चोरी खत्म हो जाएगी जिस दिन ये व्यक्ति जो चोरी की संपत्ति खरीदते हैं, उसमें व्यवहार करते हैं, उसके व्ययन में सहायता देते हैं, ये लोग जब तक समाज में, ठीक है, तब तक चोरी, लूट, डकैती, छल, न्यासभंग, दुर्विनियोजन ये रोका ही नहीं जा सकता। ठीक है, चोर को अगर ये पता हो कि चोरी की संपत्ति कोई खरीदेगा ही नहीं, अरे सोना तभी तो सोना है जब उसकी कीमत कोई देने को तैयार हो, नहीं तो वो मट्टी है, बेकार की चीज है। ठीक है, हमने आपसे कई बार चर्चा की थी कि कबीर, उनके पास राजा हीरा लेके गया, कबीर थे नहीं, उनका लड़का कमाल बैठा है। ठीक है, तो कमाल को उन्होंने हीरा दिया, तो उन्होंने कहा क्या पत्थर उठा लाए, तो राजा ने हीरा लेके वापस जाना चाहा, तो उन्होंने कहा पत्थर ही है तो अब लेके भी आए, वापस भी ले जा रहे हो, क्या बेवकूफी का काम है। ठीक है, तो राजा ने उन्हें दे दिया, उन्होंने कहा फेंक दो इसे बाहर। तो जिस व्यक्ति के लिए हीरे की कीमत खत्म है, उसके लिए तो पत्थर ही है। सोना, हीरा, ये जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, मूल्यवान तो इसीलिए हैं क्योंकि लोग उनका मूल्य देने को तैयार हैं। अगर उनका मूल्य देने वाला कोई ना हो तो काहे की मूल्यवान है कि कुछ है ही नहीं। तो 410 या 317 ये उन व्यक्तियों से निपटना चाहती है। ठीक है, 410 तो ना कहें, 411, 412, 413, 414 इनकी बात करें, क्योंकि 410 में डेफिनेशन है, 317 सबसेक्शन 1 इसमें डेफिनेशन है, ये स्थानापन्न धारा है किसकी, 410 की। तो 317 सबसेक्शन 1 इसकी बात ना करें, 2, 3, 4 इनकी बात करें, तो ये सेक्शन इसलिए बने ताकि चोरी, लूट, डकैती के लिए उत्तरदायी उन व्यक्तियों को भी हम न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकें जो इनफैक्ट चोरी के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्हें हम 149 या 34 यानी 190 और 3(5) बीएनएस इनमें से किसी की भी सहायता से न्याय के कटघरे में नहीं ला सकते। ला ही नहीं पाएंगे, कैसे लाओगे, हटा दीजिए चोरी की संपत्ति। ठीक है ना, तो यह सेक्शन उन लोगों को लागू होने के लिए आशय है। ठीक है ना,
चुराई गई संपत्ति का प्रापक, या वो जो चोरी की संपत्ति बेईमानी पूर्वक रखे हुए हैं। तो चोर ने संपत्ति प्राप्त की, यह बात ठीक है नहीं कही जा सकती। 317 की जब हम बात करेंगे, हमने बार बार कहा कि शब्दों के अर्थ संदर्भों में लगाए जाएंगे, ठीक है ना, शब्द के अर्थ संदर्भ में लगेंगे। यहां जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, यहां जो संदर्भ है धारा का, वो संदर्भ उन व्यक्तियों को संदर्भित, जो चोरी की संपत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यद्यपि चुराने में प्राप्त करना शामिल है, ठीक है, लेकिन चुराने में जो प्राप्त करना शामिल होता है, वो प्राप्त करना यहां उल्लिखित नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सदा और सर्वदा चोर धारा 411 या वर्तमान में 317 सबसेक्शन 2 इसका दोषी हो जाए, ये जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर चोर संपत्ति को बेईमानी से रखे रखता है, ठीक है ना, बेईमानी से रखे रखता है, उसने चुराई और एक एडिशनल काम ये और चुराने के समय उसकी जो मनःस्थिति थी, ठीक है, उस मनःस्थिति में जब संपत्ति उसने प्राप्त की, तो वो प्राप्त करना सिर्फ चोरी गठित करेगा। जैसी बात हम लूट के लिए कर रहे थे, ठीक है, हमने कहा था कि जब चोरी से लूट बनती है, तो जब चोरी से लूट बनेगी, तो पहली जो उपाधि कारित की जाएगी, ठीक है, वो तो लूट इसमें कन्वर्ट हो जाए अपराध, इसके लिए होगी, ठीक है, चोरी लूट बन जाए, इसके लिए पहली उपाधि कारित की गई। जब चोरी लूट बन गई है, यानी एक उपाधि आपने कारित कर दी, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग रॉबरी, लूट के दौरान एक एडिशनल हर्ट या एडिशनल उपहति ये आप कारित करेंगे, देन 394 बनेगी, ठीक है। ऐसे ही चोर ने जिस समय संपत्ति चुराते हुए संपत्ति को प्राप्त किया, उस समय जो प्राप्त करना है वो सिर्फ चोरी को गठित कर रहा है, वो धारा 411 या 317 सबसेक्शन 2 इसके अंतर्गत पृथक अपराध को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। इसके बाद जब चोर सुअवसर देखकर इसको बेच डालने के प्रयोजन से अपने पास रखे रहेगा, ये अपने उपयोग में ले लेने के प्रयोजन से अपने पास रखे रहेगा, अब कहा जाएगा कि बेईमानी से इसने संपत्ति को रखे रखा है, ठीक है। अब कहा जाएगा बेईमानी से इसने संपत्ति को रखे रखा है अपने पास। बेईमानी चूंकि परिभाषित है, ठीक है, बेईमानी या तो आपको लाभ हो और दूसरे को हानि हो, या आपको लाभ हो या दूसरे को हानि हो, इन दोनों कामों में से कोई भी एक हो जाए, या तो आपको लाभ हो, ठीक है, भले ही उसे कोई हानि ना हो, और वो लाभ आपको अनाधिकृत हो, उसे हानि कोई नहीं हुई लेकिन आपको लाभ हुआ और वो अनाधिकृत है। आपको लाभ कोई नहीं हुआ, उसे हानि हुई, ठीक है, तो भी बेईमानी है, और आपको लाभ हुआ उससे हानि हुई तो भी बेईमानी है। तो चोर जब ये बेईमानी से प्राप्त संपत्ति यानी चोरी से प्राप्त संपत्ति को बेईमानी पूर्वक रखेगा, ठीक है, तब जाकर वो धारा
411 का दोषी होगा, ठीक है, या 317 सबसेक्शन 2 का दोषी होगा। तो हम आपसे जो कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना, ये आपको कचहरी में बड़ा वकील लोग इस पे केस ला देते मिल जाएंगे कि सब 379 411 तो साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब उनसे पूछो क्यों नहीं हो सकते हैं, तो बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अच्छा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कह दे कल से कि जो कत्ल करेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, तो गोल्ड मेडल मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कह देगा। सुप्रीम कोर्ट अगर सबस्टेंटिव लॉ के खिलाफ बोलेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मान्य होगा? ये तो ज्यूरिस्प्रूडेंस भी नहीं कहता, ठीक है। जो पूर्ण निर्णय का सिद्धांत है उसमें भी ये नहीं है कि कानून के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन है तो वो पूर्ण निर्णय को सर्जित करता ही नहीं, उसे फॉलो करने की कोई आवश्यकता किसी के लिए नहीं है और किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं। हां, ठीक बात है कि चोर कई बार ऐसा हो सकता है कि चोरी की संपत्ति रखे रखने के लिए दोषित न किया जा सके, ये तथ्यों में संभव है। अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में असफल रहा है कि चोरी के लिए जो मना स्थिति जरूरी थी, ठीक है, उस मना स्थिति में चोरी करके वस्तु को प्राप्त करने के उपरांत चोर उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक रखे रहा है, तो फिर उसकी दोषसिद्धि 411 या 317 सबसेक्शन 2 के लिए नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन को एडिशनल ये साबित करना पड़ेगा कि वो बेईमानी से इस संपत्ति को रखे हुए था, ठीक है। काहे के लिए? अपने उपयोग में करने के लिए या किसी के उपयोग में किसी को लाभान्वित करने के लिए, लेकिन बेईमानी से रखे हुए थे। और ये साबित करना बड़ा आसान है। चोरी हुई 2 साल पहले या 2 महीने पहले या 2 दिन पहले या 5 दिन पहले, और संपत्ति आप रखे हुए हो, तो काहे के लिए रखे हुए हो भाई? रखने तो आप अपने उपयोग के लिए, मौका देखकर उसे बेचने के लिए ही हो। तो चोर सदा और सर्वदा चुराई गई संपत्ति, ठीक है, इसे रखे रखने के लिए या प्राप्त करने के लिए दोषी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि धारा ये उन लोगों को समाविष्ट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, जो धारा 34 या 149 की सहायता से कानून की, ठीक है, जद में नहीं लाए जा सकते। और दीज आर द पर्सन्स, ये वो व्यक्ति हैं जो चोरी लूट डकैती के लिए समाज में जिम्मेदार। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति ने जिस समय संपत्ति प्राप्त की निर्दोष, इनफैक्ट उसने चोरी की संपत्ति प्राप्त की, इनफैक्ट तो उसने चोरी की संपत्ति प्राप्त की, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है चोरी की, लेकिन कालांतर में उसे पता लग गया कि ये चोरी की है, और फिर वो उसे बेईमानी से रखे रहा। अभी वो 411 या 317 सबसेक्शन 2 का दोषी हो जाएगा। हम आए, हमने एक संपत्ति आपके पास गिरवी कर दी, आपको क्या मालूम चोरी की है, आपने गिरवी कर ली, लेकिन कालांतर में आपको पता लग गया चोरी की, और फिर भी प्रतिभूति के प्रयोजन की गिरवी अगर हमने की है, ठीक है, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट हमने कोई ऋण ये लिया होगा। भाई गिरवी काहे के लिए होती है? ऋण की प्रतिभूति के तौर पर जब माल का उपनिधान होगा। गिरवी की यही तो डेफिनेशन है। गिरवी या प्रेम, इसकी डेफिनेशन प्लेज अंग्रेजी में कहेंगे, उसकी डेफिनेशन वो तो यही है कि जब ऋण की प्रतिभूति के तौर पर, ऋण की सिक्योरिटी के तौर पर
आप किसी माल का उपनिधान करते हैं, ठीक है, किसी के पास, तो जो उपनिहिति होता है यानी जो बेली होता है उसे पणयमदार, और जो उपनिधाता यानी बेलर होता है, ठीक है, उसे पणयमकार, और संपूर्ण संव्यवहार को गिरवी या प्लेस कहा जाता है, ठीक है ना, यही तो उसकी परिभाषा है। तो आपने संपत्ति गिरवी कर दी, हमने गिरवी रखी, हमें नहीं मालूम ये चोरी की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कालांतर में हमें मालूम चल गया चोरी की है। और फिर भी ऋण की प्रतिभूति के तौर पर, क्योंकि वो तो ऋण की प्रतिभूति के तौर पर रखी गई, ऋण की प्रतिभूति के तौर पर हम उसे बेईमानी पूर्वक धारित किए रहे। अब आप कहेंगे साहब ऋण तो उसका था ही, तो ऋण वसूले जाके ना, भाई ऋण अपने चोर से वसूलो, उसे वसूलने से कौन रोक रहा, ठीक है, उसे वसूलने से तो कोई नहीं रोक रहा। आप, ठीक है, अब आप कहोगे सब परेशानी होगी, तो वो तो सबको होती है, कानून बनता है इसीलिए, ठीक है, आप रिकवरी ऑफ मनी इसका सूट लो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आएगा, ठीक है, और आप धन का प्रत्युद्धरण कराओ अपने, उसके लिए आपको कौन रोक रहा। लेकिन आप ऋण की प्रतिभूति के तौर पर, जब आपको पता लग गया कि ये चोरी की संपत्ति है, फिर अपने लाभ के लिए आप उसे धारित किए हुए हो, तो फिर ये कहा ही जाएगा कि आप चुराई गई संपत्ति बेईमानी पूर्वक रोक रखने के दोषी हो, ठीक है ना। तो ये सेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट कि इसमें जब प्रॉब्लम बनती है, और इस पर प्रॉब्लम ही पूछी जाएगी आपसे, और कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ही पूछी जाएगी। चोरी की संपत्ति है, आपके पास निर्दोष ढंग से किसी भी ढंग से कब्जे में आ गई, ठीक है, चलिए इस गिरवी का ही उदाहरण ले लेते हैं। चोर आया, उसने गिरवी मेरे पास रख दी, ठीक है, और हमें पता लग गया बाद में चोरी की है, उस समय नहीं पता था। तो अगर यह सेक्शन ना हो, ये सेक्शन मीनिंग देयर बाय 411 या 317 सेक्शन 2 ना हो, तो हमें किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी अपराध के लिए। आप ऐसे जरा कल्पना करो कि स्टैट्यूट बुक में 411 नहीं है, ये 317 सेक्शन 2 नहीं है, ठीक है। अब हमने चोरी की संपत्ति ये जान जाने के बाद कि ये चोरी की है, ऋण की प्रतिभूति के लिए बेईमानी से रोक रखी है। 411 तो है नहीं, 317 सेक्शन 2 तो है नहीं, और इस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग हमने किया नहीं, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया नहीं, तो आप हमारा क्या कर लेंगे, आपराधिक दुर्विनियोजन हमने किया नहीं, ठीक है। कब्जा तो मेरे पास निर्दोष ढंग से आया, कब्जे में, जब हम उस संपत्ति के कब्जे में आए उस समय कोई दोष ये तो हमने किया नहीं। आप चाहे न्यास मान लो, और चाहे उसने हमें कब्जा दिया ये मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन कब्जा तो निर्दोष आया मेरे पास। वस्तु की प्रकृति, यह वस्तु की वास्तविक दशा, इसके बारे में जानकारी ये तो मेरे पास बात में आई कि चोरी की है, और न्यासभंग या दुर्विनियोजन हो, इसके लिए जरूरी क्या है, हम उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित करें या उसका दुर्विनियोग करें, ठीक है, या उस अभिव्यक्ति अभिविकसित संविदा का भंग करें, ठीक है, या फिर विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा करें, आदि आदि, ठीक है। कुछ तो करें, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ उस संपत्ति को अपने ऋण की प्रतिभूति के प्रयोजनों से धारित किए हुए हैं। आप मेरा कर क्या लेंगे, ठीक है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते,
हम अनंत काल तक धारित किए हैं बस। तो आप मेरा क्या कर लेंगे? आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर यह सेक्शन है तो जैसे ही हमें पता लगा कि यह संपत्ति चोरी की और उसके बाद हमने अगर ऋण की प्रतिभूति के लिए इसे रोका, ठीक है, अब आप कहेंगे हम रोके हुए तो थे लेकिन ऋण की प्रतिभूति के लिए रोके हुए नहीं थे, तो यह विशेष तथ्य है जिसे साबित करने का बाद आप ही पर जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक। ठीक है, ये स्पेशल फैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज यही माना जाएगा कि भाई काहे के लिए रोके हुए थे, तो आप इस धारा के अधीन दोषी हो जाएंगे। भले आप कोई दुर्विनियोजन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपको यह जानकारी आ चुकी है कि यह चुराई हुई संपत्ति है और इसके बाद भी आप बेईमानी से इस संपत्ति को रोके हुए, और अगर बेईमानी से नहीं रोके हैं चोरी की संपत्ति है तो आप किसी अपराध के दोषी नहीं हैं, भले ही आपकी जानकारी है कि चोरी की है। क्रिमिनल लॉ की यही मजे हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में एक एक चीज साबित करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश दैट यह संपत्ति चोरी की है, सबसे पहले यह एस्टेब्लिश करें। ठीक है, चोरी के मीनिंग कर भाई कहीं तो एफआईआर हो, किसने चुराई इससे मतलब नहीं, वो चोरी कभी नहीं खुली, किसने चुराई कभी नहीं पता लगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चोरी की संपत्ति है इतना बताइए। और चोरी की मान कब ली जाएगी? जब उसका कब्जा, चोरी, लूट, डकैती, संपत्ति का आपराधिक न्यासभंग, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, या फिर अब तो छल भी कहें, उस पर अंतरित किया गया है, तो संपत्ति चुराई हुई है, ये माना जाएगा। पहले तो आप ये स्टेब्लिश करें और फिर हमने उसे प्राप्त किया चोरी की संपत्ति जानते हुए या ये विश्वास रखते हुए। ठीक है, आपने ये भी प्रूव कर दिया कि हमने उसे चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या ये विश्वास रखते हुए कि ये चोरी की है उसे प्राप्त किया। ठीक है, और उसके बाद आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसके बाद हम उसे बेईमानी से रोक रखे। ठीक है, या प्राप्त करने के समय ही बेईमानी, देखिए बेईमानी से प्राप्त करना, अभी 411 हम लोग देखेंगे, 410 भी देखेंगे, 411 भी देखेंगे, 317 सबसेक्शन 1 भी देखेंगे, 2 भी देखेंगे। प्राप्त करना और रोक रखना दो अलग अलग बातें। प्राप्त बेईमानी से आपने प्राप्त किया, इसके मतलब बेईमानी की नियत उसी समय थी जिस समय प्राप्त किया, उसी समय आपका मन दूषित हो चुका था और रोक रखी आपने बेईमानी से, इसका मतलब यह है कि जिस समय प्राप्त की उस समय मन निर्दोष था, कालांतर में मन में बदलाव हुआ और आपने उसे बेईमानी से रोक रखा। यह बदलाव क्यों हुआ, ये एक अलग, ये कई कारणों से हो सकता है, लेकिन बाद में बदलाव हुआ और आपने उसे रोक रखा। तो एक दूषित मनस्थिति शुरुआत में हो, इसकी आवश्यकता, ठीक है, इसे अनुभव करता है एक, ठीक है, और रोक रखने में दूषित मानसिकता बाद में पैदा यह हो सकती है। तो दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, आपने बेईमानी से अगर नहीं रोक रखा, यदि प्रोसिक्यूशन ने सब स्टेब्लिश कर दिया, संपत्ति चुराई हुई है, स्टेब्लिश हो गया, आपने चुराई हुई जानते हुए उस संपत्ति को प्राप्त किया या रोक रखा, लेकिन ऐसा आपने बेईमानी से नहीं किया, ठीक है, तो भी आप 317 सबसेक्शन 2 या 411 के दोषी नहीं हैं। आपने चुराई हुई संपत्ति ये जानते हुए कि चोरी की है प्राप्त की, लेकिन इसलिए कि अभी पुलिस को देंगे। ठीक है, तो आपने बेईमानी से प्राप्त की है ये नहीं कहा जा सकता, आपने बेईमानी से रोक रखी है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसलिए इस अपराध के आप दोषी नहीं हैं। तो क्रिमिनल लॉ ऐसा कानून है
ठीक है, जो संपूर्ण आवश्यकताएं अपराध के संबंध में जो बताई गई हैं उनके पूर्ण होने की अपेक्षा करता है, और अगर उनमें से एक चीज भी अधूरी है तो क्रिमिनल लॉ में व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। अब देखें जरा चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन। कहता है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 317 कहता है चुराई हुई संपत्ति, कहता वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया, और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। यानी चुराई हुई संपत्ति सिर्फ चुराई हुई संपत्ति को ही कहा जाए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन एसेंस चुराई हुई संपत्ति अगर छल को हटा दें तो उन सब संपत्तियों को माना गया है जिनका कब्जा, ठीक है, ये अपराध की विषय वस्तु है, स्वामित्व तो नहीं, ठीक है ना, या संपत्ति नहीं, संपत्ति अपराध की विषय वस्तु नहीं है, कब्जा विषय वस्तु। इसलिए कब्जे के अगेंस्ट जितने ऑफेंस थे उनको पहले चुराई हुई संपत्ति कहा था, यद्यपि अब छल, ठीक है, जो कब्जा नहीं संपत्ति के विरुद्ध ही अपराध है, ठीक है ना, उसे भी यहां रख दिया है। तो चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन में ये सारी संपत्तियां शामिल हैं जिनका कब्जा इस प्रकार से अंतरित किया जाता है, इन अपराधों के माध्यम से अंतरित किया जाता है, ये सारी चुराई हुई संपत्तियां कहलाएंगी, ठीक है। चुराई हुई संपत्ति कहलाती है चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग, चाहे वह अंतरण या दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। यानी अमेरिका में भी किसी ने चोरी की, लूट की, डकैती की और उसका माल हिंदुस्तान में, ठीक है, किसी ने प्राप्त किया, ठीक है, तो यद्यपि वस्तु का कब्जा भारत के बाहर, ठीक है, अंतरित हुआ है, ठीक है, यद्यपि दुर्विनियोजन भारत के बाहर हुआ है, यद्यपि न्यासभंग भारत के बाहर हुआ है, तथापि अगर वो संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर किसी के भी द्वारा, वेदर इज ए फॉरेनर और नेशनल, चाहे वो राष्ट्र, ठीक है, हमारे देश का निवासी है या विदेशी है, किसी के भी द्वारा अगर हिंदुस्तान में उस संपत्ति को प्राप्त किया है, ठीक है, तो जिसने भी उसे प्राप्त किया है उसने चुराई गई संपत्ति ही प्राप्त की, यही माना जाएगा, ठीक है। तो कहता है चाहे वह अंतरण या दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात, बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर बनते हैं धड़ाधड़ समस्याएं, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, स्वामी नहीं कहा उसने कहा ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके लिए वैध रूप से हकदार है, ये स्वामी से भिन्न व्यक्ति भी हो सकते, ठीक है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। अब पूरे सेक्शन के कॉन्सेप्शन से आपको खुद समझ में आएगा कि यहां छल को गलत शामिल कर दिया है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था और पूर्व में नहीं भी था, ठीक है, क्योंकि छल वहां संपत्ति के विरुद्ध अपराध है और यह कब्जे के विरुद्ध है, ठीक है। तो कहता है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। इसे प्रॉब्लम आपसे ऐसे बनाते कि एक ने संपत्ति लूट ली, लुटेरा संपत्ति लिए जा रहा है, दूसरे लुटेरे ने इस पहले लुटेरे से संपत्ति लूट ली, ठीक है, तो ये दूसरा लुटेरा किस अपराध का दोषी है। और क्या आपके जो छिछोर टाइप के टीचर होते हैं ये वाइवा में खूब पूछते हैं, जो खुद जेके इंटरव्यू से 5 बार निकाले गए होते हैं, 5 बार तो पहुंचे भी नहीं होते हैं, एक आध बार कहीं पहुंचा गए होते हैं वो, या प्रीलिम ज्यादा पढ़ रखी होती है, वो खूब पूछते हैं कि ये दूसरा लुटेरा किस अपराध का दोषी है। तो ये दूसरा लुटेरा भी चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करने का दोषी है, ठीक है, क्योंकि जो संपत्ति पहले लुटेरे के पास है वो चूंकि लूट की है,
इसलिए वो संपत्ति नहीं है, वो चुराई गई संपत्ति है। ठीक है, वो चुराई गई संपत्ति है और इसने फिर छीन ली उनसे। ठीक है, तो प्राप्त की है ये कहा जाएगा, क्योंकि प्राप्त करने से पहले कोई क्वालिफिकेशन यहां दिया नहीं। ठीक है, आप किसी भी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, बल से, छल से, किसी भी ढंग से प्राप्त करने, प्राप्त किया। तो ये दूसरा लुटेरा चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने का ही दोषी होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे खूब पूछी जाती हैं। ये सेक्शन बना ही प्रॉब्लम्स के लिए, खूब प्रॉब्लम इस पर बनती हैं। कहता है कि किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। ठीक है, लेकिन वैध रूप से हकदार के पास पहुंचे, चूंकि दूसरा लुटेरा उस संपत्ति को प्राप्त करने का वैध रूप से हकदार नहीं है, इसलिए ये चुराई हुई संपत्ति ही बनी रहेगी। ठीक है, वैध रूप से हकदार के पास जाए तो चुराई हुई संपत्ति ये नहीं बचेगी, तब ये संपत्ति बन जाएगी। लेकिन वैध हकदार के पास तो जा नहीं रही, दूसरा लुटेरा भी इस संपत्ति को प्राप्त करने के वैध रूप से हकदार ये तो है नहीं, इसलिए दूसरे लुटेरे ने जब ये संपत्ति प्राप्त कर ली तो उसने क्या प्राप्त किया? इन एसेंस उसने चुराई हुई संपत्ति ही प्राप्त की है। ठीक है, तो चुराई हुई संपत्ति आपको इससे पूर्व लगता रहा होगा कि बड़ी आसान सी बात है, और चूंकि ठीक से इसको नहीं समझा इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स खूब गलत होती हैं। तो चुराई हुई संपत्ति की डेफिनेशन पर आज हमने बात की, शेष बात और छल कल उस पर बात करेंगे। ठीक है, और देखेंगे।